हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आज आप सभी को एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रही हूँ जो पेशे से एक डॉक्टर है लेकिन पैशन से एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और मेंटोर। डॉक्टर रितेश मलिक, फाउंडर ऑफ ओयो एक्वायर्ड इनोवेट। इनका नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 और फॉर्च्यून इंडिया 40 अंडर 40 के लिस्ट में भी शामिल है। चलिए सीधी बात करते हैं डॉक्टर रितेश मलिक से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टडी आईक्यू पे। Thank you very much, Divyanshi. Super excited to be here. Thank you so much, sir, for joining. It's our pleasure to host you. सर सबसे पहले बात करते हैं, यू आर ट्रेन्ड एज अ मेडिकल डॉक्टर टर्न्ड इनटू एंटरप्रेन्योर एंड लीडिंग हॉस्पिटल चेन। एक बहुत ही नोटेबल फैक्ट आपके बारे में, 26 इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 26। हम बहुत ही क्यूरियस हैं सर आपकी इस पूरी जर्नी के बारे में जानने के लिए। So this is very interesting. I hail from a Punjabi middle class family, and हमारे family में we have a large family, 37 doctors. So not becoming a doctor is a crime, and I always say that there's a disease in our country called APS, which is the Asian Parent Syndrome, where our parents want to cushion ourselves with knowledge, and they want that our children should do things which we do, ताकि है ना वो knowledge gap ना रहे, ऐसा ना हो कि हम लोगों को, और वो कंफर्ट जोन हमेशा बनाना चाहते हैं, एंड द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस डज नॉट हैपन इज कंफर्ट जोन्स। तो आई टुक अ कॉल एंड आई सेड कि यार ये तो नहीं करूँगा, जो काम पसंद नहीं है वो उसमें मैं हो सकता है पैसा कमा लूँ लेकिन खुश नहीं रहूँगा, एंड बाय द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग, money will not make you happy. So took a call, started my entrepreneurial journey in 2012 in the final year of my medicine, while I was in a CRRI at Gangaram Hospital, and one thing led to another. Wanted to build something very different from what I'm doing today. So the best part about entrepreneurship for me is I don't know where I will be in the next 5 years. I know as a doctor I will be earning this much by 25, this much by 35, this much by 45, this much by 55, this much by 65. That is a predictable path. As Robert Frost rightly says, वो कहता है कि it's all about the route that you choose. You see, it's such a beautiful poem where he says that two roads emerged in the woods, and I took the one less traveled, and that has made all the difference. So भीड़ से अलग होना एक अपने आप में एक आपको शक्ति देता है, कॉन्फिडेंस देता है, कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालता है. So I took that call. I'm not even a postgraduate. I've just done my medicine, and with no background in business, started a couple of businesses, failed, and I think हर चीज ना एक्शन है. अगर आप एक्शन लोगे ना, आप सक्सेसफुल हो जाओगे. Be it in your life, at an early stage, you are fortunate that you're taking an action. You are better than your peers. Taking action, वो कर्म जो है ना, वो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. सही और गलत है ना, बाद में देखिएगा, बिकॉज सही एक्शन और गलत एक्शन दोनों सही एक्शन होते हैं, बिकॉज गलत एक्शन आपको सिखाता है और सही एक्शन की तरफ लेके जाता है. So I feel that is how my journey started. And one takeaway which I would like everyone to focus upon is don't do civil services because सिविल सर्विस कुशन्ड जॉब है, पावरफुल है, इन्फ्लुएंस है, उसके लिए मत करो. उसके लिए करो कि देश बदलना है. अगर वो जुनून नहीं है ना, और उससे ज्यादा जुनून फोटोग्राफी का है, तो आप दुनिया का बेस्ट फोटोग्राफर, चाहे आप ना जैनिटर बनो, चाहे आप हाउसकीपिंग करो, बट करो ऐसी कि जो गुसल खाना आप साफ करो तो आदमी है ना अमेज्ड हो जाए कि यार मतलब क्या गुसल खाना साफ किया. एंड हर चीज की मार्केट है. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ मार्केट. आप गुसल खाने में भी सुलभ शौचालय बना सकते हो. You can the industry is so large at scale, so we don't need to worry about कि हम क्या कर रहे हैं, बट जो भी करें ना दिल लगा के करें. अगर हमारा दिल नहीं लगता ना, हमारे देश में 95% लोग ऑफिस जाते थे कोविड से पहले और वेट करते थे घड़ी का 4 से 5 बजने का और भागने का.
उनको फ्राइडे को बड़े बड़े पसंद आते थे कि यार वीकेंड हो गया, और मंडे से घबराहट होती थी. तो that is the big, and once you love your work, then you don't care about Friday hai, Monday hai. You are engrossed. You give your best shot, and that is when magic happens. Great institutions are built by people who are greatly passionate about what they do, and I think that is extremely important for achieving happiness in life. Success तो कैसे भी आ सकती है, happiness के लिए बड़ा important है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक अवे है कि आप जो भी करें दिल लगा के करें, ना कि पीयर प्रेशर में करें. सर आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा कोविड रिलेटेड, क्योंकि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं. एक बहुत ही रेयर फंगल इन्फेक्शन जिसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, इट इज ऑब्जर्व्ड इन लॉट ऑफ पोस्ट कोविड पेशेंट. एक बहुत मेजर फैक्टर उसका बोला गया है ओवर मेडिकेशन इन द हॉस्पिटल्स. सो हाउ डू यू थिंक वी कैन कंट्रोल एंड मैनेज द रिस्क ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस? इसमें है ना, मैं आपको जो इसका आंसर सरल नहीं है. ये एक बड़ी ही दुविधापूर्ण पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है, और इसका जो रूट कॉज है वो कोविड का इलाज है. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब कोविड होता है तो हम लोग एक दवाई देते हैं जिसका नाम होता है स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करता है. इन्फ्लेमेशन को कम करता है मतलब हमारी थोड़ी सी इम्यूनिटी कम करता है. इम्यूनिटी कम करता है तो जहां पर इम्यूनिटी कम होगी, जहां पे आप भी बैठे हुए हैं, जहां मैं बैठा हूं, हमारे को अपनी नेकेड आईज से नहीं दिखता, लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे आसपास घूम रहे हैं. फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरसेस, अलग अलग टाइप के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी वातावरण में होते हैं. यूजुअल केस में हमारी इम्यूनिटी इतनी सक्षम होती है कि आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती इनसे फाइट करने की, क्योंकि वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप ही फाइट कर लेती है. लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो म्यूकरमाइकोसिस जैसा, जिसको हम लोग आजकल कोलोकियल भाषा में ब्लैक फंगस बोलते हैं, म्यूकरमाइसिटीज करके एक फंगस होता है, वो आपके नाक, कान, आंख, मुंह, जो ये ईएनटी वाला एरिया है और ऑफ्थल्मोलॉजिकल एरिया है, उससे हमारी बॉडी में घुस जाता है. यूजुअली पहले घुसता तो उसको बाहर निकाल देते हैं. अब वो ऐसे घुसता है क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम है. अब वो ऐसे घुसता है कि उसको हमारे को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है. अब एक और चीज है, म्यूकरमाइकोसिस सब केसेस में नहीं होता, उनमें होता है जहां पर डायबिटिक हो, क्योंकि फंगस को 3 चीजें पसंद है: ज्यादा बॉडी में ग्लूकोज, ज्यादा फेरेटिन जो कोविड में होता है, और तीसरा है बहुत देर तक अगर ऑक्सीजन का सेवन चलता रहे. तो ये 3 चीजें हैं जो म्यूकरमाइकोसिस कॉज करती हैं. इसका एक ही तरीका है, स्टेरॉइड सब लोगों को नहीं लेना. बहुत बार हिंदुस्तान में क्या होता है कि जैसे ही कोविड आता है पैनिक आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, दुनिया में जो जहां पर भी और खुद डॉक्टर बन जाते हैं, गूगल को अपना डॉक्टर मान लेते हैं, जहां पे जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सारा का सारा ले लेते हैं कि कल को हमें इससे हमारी मौत ना हो जाए. अब उसकी वजह से स्टेरॉइड्स का सेवन पहले 6 दिन नहीं करना होता, और लोग पहले 6 दिन में, और सबको तो बिल्कुल नहीं करना होता. लोग जो डायबिटिक होते हैं वो डे 1 से स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं, उसकी वजह से उनकी ब्लड ग्लूकोज बढ़ती है, उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और ब्लैक फंगस प्रोलिफरेट कर जाती है हमारी बॉडी. इसका एक ही तरीका है, अपने डॉक्टर की उंगली पकड़ के चलिए उसको, और उस डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए. he has better knowledge than you have, so it is better to trust him. कोशिश कीजिए. लोग क्या करते हैं, 95 की एक SpO2 आने के बाद ही लोग ऑक्सीजन का मास्क लगाने लग जाते हैं. वो नहीं करना. ऑक्सीजन का मास्क 92 से नीचे ही लगता है, 94 के नीचे हम प्रोनिंग करते हैं. हमारा कोशिश ये रहता है कि हम ऑक्सीजन जितना लेट दे सकें उतना अच्छा है. हम लोग स्टेरॉइड्स अगर ना दें तो बेटर है. स्टेरॉइड्स की सिर्फ इंडिकेशन है कंटिन्यूअस फीवर, पैरासीटामोल लेने के बाद भी फीवर आए जा रहा है कंटिन्यूअसली, उसके बाद, और अगर आपका CRP बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, सिर्फ हम तब स्टेरॉइड्स देते हैं. नहीं तो स्टेरॉइड्स सिर्फ 15 से 20% लोगों को देने की आवश्यकता है, बाकी को स्टेरॉइड्स लेना ही नहीं पड़ता. वो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस होते हैं.
तो ये म्यूकरमाइकोसिस होता है, इसमें प्रोग्नोसिस काफी खराब है। उसकी वजह ये है कि इसका जो एक ड्रग है, जो गोल्डन ड्रग जिसको हम इसका बोलते हैं, वो है एम्फोटेरिसिन बी। वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इसका वही हालात हैं जो रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब का हुआ था, वेव 2 और वेव 1 दोनों में। सर, आपने बहुत सारे कंफ्यूजन जो आजकल पैनिक फैला हुआ है उसे दूर किया। थैंक यू सो मच। वैक्सीनेशन की बात करें तो कुछ ही दिन में वी विल हैव मोर वैरायटी ऑफ वैक्सीन्स, बट जो इशू है वो है डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल का। तो व्हाट कैन वी डू टू रैंप अप द वैक्सीनेशन साइकिल? सबसे पहला तो वैक्सीन, दिव्यांशी, सबसे पहला तो वैक्सीन एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। वैक्सीन का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से इस वक्त बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है जितना उसकी एक्सेप्टेंस से है। आज भी हमारे देश में 7 लाख गांव हैं, छोटे बड़े गांव मिला के वी आर द लार्जेस्ट रूरल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये जितने गांव हैं उनमें बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, बहुत सारे ऐसे नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, जो कहते हैं कि नहीं 1000 डॉक्टर मर गए वैक्सीन लगाने के बाद। These are loose comments, these are statements, and we should know India is a very emotionally driven country. हम अपने देश में आज भी प्रधानमंत्री से ज्यादा, आज भी डॉक्टर से ज्यादा बाबाओं पे विश्वास रखते हैं, और ये अच्छी बात है, हर आदमी का अपना विश्वास है। हम लोग एक डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन उस विश्वास की जो कीमत है वो हमारी जान से नहीं जानी चाहिए। मैं पहले तो यहाँ पे ये बताऊंगा, एक्सेप्टेंस ऑफ वैक्सीन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में कोई 40,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन डोजेज लगाई हैं, और हमें पहले तो वैक्सीन के बहुत अच्छे परिणाम आए। लोग कहते हैं 2 वैक्सीन के बाद भी मर गए, तो वैक्सीन का क्या फायदा। लोग कहते हैं 1 वैक्सीन के बाद मर गए, फिर लोग कहते हैं हम कोवैक्सीन लेंगे, हम फाइजर लेंगे। बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे पहला ये है कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। हमारे देश में अभी तक सिर्फ 2% लोगों को कोविड हुआ है। तो अब आप ये मान के चलिए, अगर 2% लोगों को कोविड हुआ है तो उन 2% लोगों में तो इम्यूनिटी है। अभी भी 98% लोग हैं जिनमें इम्यूनिटी नहीं है। कोविड को हराने का तरीका है 72% लोगों को हर्ड इम्यूनिटी डलवानी। इसका मतलब 70% लोगों का। अब हम ये तो इंतजार नहीं करेंगे कि इनको कोविड हो और इतना जनसंहार हो, तो हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डालते हैं। अब हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को एक एनालॉजी से समझते हैं। मान के चलिए हम लोग सियाचिन बॉर्डर पे हैं। एक हिंदुस्तानी सोल्जर है जिसने हिंदुस्तानी पोशाक पहनी हुई है, हेलमेट पे तिरंगे का झंडा का लोगो लगा हुआ है, और एक पाकिस्तानी सोल्जर है गिलगिट साइड पे। अब वो जो पाकिस्तानी सोल्जर है उसने पाकिस्तान का झंडा और अपनी पोशाक पहनी हुई है। अभी हम अपने स्टांस के लिए लेते हैं, पाकिस्तानी सोल्जर है कोविड का वायरस और इंडियन सोल्जर है हमारी ह्यूमन बॉडी। अगर जिंदा पाकिस्तानी सोल्जर आया अपनी AK-47 हमारी तरफ रखते हुए इंडियन सोल्जर की तरफ, तो इंडियन सोल्जर उसको मार देगा और ह्यूमन बॉडी विन्स। और इससे इंडियन सोल्जर को एक तरीका आ गया कि जैसे ही पाकिस्तानी सोल्जर आता है उसको मारना कैसे है। अगली बार जब फिर से पाकिस्तानी सोल्जर आएगा वो प्रिपेयर्ड रहेगा। इसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी फॉर्मेशन। अब ये तो हो गई नेचुरल इम्यूनिटी फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के थ्रू कैसे होती है। हम अब क्या करते हैं, एक मरे हुए पाकिस्तानी सोल्जर की बॉडी हम खड़ी कर देते हैं पोशाक पहना के। इंडियन सोल्जर को रात में लगता है कि यार ये तो पाकिस्तानी सोल्जर है, उसका ट्रिगर रिएक्शन होता है उस पर गोली चलाना। अब आप ये सोचिए, बिना किसी रिस्क के पाकिस्तानी सोल्जर रिटेलिएट करेगा, हम उसके पास आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बन गई। इसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। वैक्सीनेशन के बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एक होता है वेक्टर प्लेटफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पुतनिक, जिसको हम लोग वेक्टर का क्या मतलब होता है, हम लोग वायरस पूरा नहीं लेते, वायरस का एक स्पाइक एंटीजन लेते हैं, उसको एक एडिनो वायरस में डालते हैं, उसको चिंपैंजी की बॉडी में डाल के हम सीरम निकाल लेते हैं।
दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अटेन्युएटेड इनएक्टिव डेड वायरस, जिसकी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है कोवैक्सिन भारत बायोटेक का या फिर नोवोवैक्स। इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, हम इसमें कोरोना वायरस मरा हुआ डाल देते हैं और हमारी बॉडी को लगता है कि यार ये तो वो कोरोना वायरस ही आ गया, उसको नहीं पता कि ये जिंदा पाकिस्तानी सोल्जर है या फिर डेड पाकिस्तानी सोल्जर है। और थर्ड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए प्रोटीन वायरस वैक्सीन। ये फाइजर और मॉडर्ना है। अब आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि कोई भी वैक्सीन मिले, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हम फाइजर लें, हम ये लें, ये लें, जो वैक्सीन सबसे पहले मिले आप लीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। वैक्सीनेशन इज नॉट अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ सोसाइटल एंड अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने लोग वैक्सीनेट होंगे, एक आदमी की वजह से पूरा परिवार को कोविड हो जाता है। इट इज अ वेरी विरुलेंट, इट इज अ वेरी इंफेक्शियस वायरल डिजीज। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, वैक्सीन लेना सबसे पहले एक्सेप्टेंस, और ज्यादातर गांव में टायर 2 टायर 3 सिटीज में इसकी और इसकी जितनी निंदा हो रही है, क्योंकि देखिए अगर अगर इतने करोड़ों वैक्सीन के बाद अगर 50 या 60 लोगों को क्लॉटिंग का अगर इंस्टेंस आया है, तो ये बता पाना कि ये किसकी वजह से हुआ है बहुत ही ज्यादा असंभव है। तो इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है, कोरोना वायरस जो डिजीज है जिसको हम कोविड बोलते हैं, कोविड का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये एक बड़ा खतरनाक वायरस है। ये वायरस सिर्फ और सिर्फ हमारी, और ये म्यूटेट करता जाएगा अब लड़ाई ये है कि कौन जल्दी बढ़ रहा है, क्या हमारी वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ रही है और ये कम हो रहा है, और अगर ये बढ़ेगा तो हमारे को आपने देखा सेकेंड वेव में कितने दुष्प्रभाव हुए, कितना अनवारंटेड लॉस ऑफ लाइफ हुआ। लास्ट में यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, जहां तक आपकी वैक्सीनेशन का सवाल है, हमारे देश में जितने भी वैक्सीन हैं सब सेफ हैं। और वैक्सीन क्या, कोरोना वायरस डिजीज एक नई डिजीज है। आपको पता है कोरोना वायरस डिजीज में कौन सी ऐसी दवाई है जो कि पूर्ण तरीके से अप्रूव्ड दवाई है? ये बड़ा एक अहम सवाल है। एक भी ऐसी दवाई नहीं है जो पूर्ण तरीके से अप्रूव्ड दवाई है। सबको इमरजेंसी क्लिनिकल अप्रूवल्स मिले हुए हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो टोसिलिजुमैब हो, चाहे वो हमारी वैक्सीन ही क्यों ना हो, इन सबको कोई अप्रूवल नहीं मिला। दीज आर क्लिनिकल इमरजेंसी अप्रूवल्स फॉर पैंडेमिक मैनेजमेंट। तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज का लोग घबराते हैं कि टीका लगेगा तो 48 घंटे के लिए फीवर आएगा। कुछ मीडिया इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करता है जो बताता है कि किसी को टीका लगा और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई, विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग, विदाउट डूइंग अ पोस्टमार्टम कि हो सकता है टीका लगता या ना लगता, हो सकता है उसकी वैसे भी मौत होनी थी। तो मेरे कहने का मतलब है, वैक्सीन आर प्रोटेक्टिव फॉर डेथ, वैक्सीन विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोविड पॉजिटिविटी, दैट इज फॉर श्योर। आपको उसके बावजूद कोविड हो सकता है, लेकिन मरने के इंस्टेंसेस बहुत ना के बराबर हैं, और जो हैं वो हैं जिनको सिग्निफिकेंट कोमॉर्बिडिटीज थी। तो अगर आपके नजदीक जितना जल्दी हो सके, अगर आप अपने माँ बाप, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप अपनी वैक्सीन तुरंत लगवाइए। और आपकी लाइफ का एक मोटो, जान है तो जहान है, पैसा, एजुकेशन सब कुछ बाद में आएगा, अगर जान ही नहीं है तो कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। अपने माँ बाप को अगर आपको गिफ्ट देना है, आप अपनी लाइफ लॉन्ग, हमने कितने बच्चे नरसिंहार होते हुए देखे पिछले 2 महीने में, 27-28 साल के बच्चे, उनके माँ बाप कहाँ जाएंगे? वैक्सीन आर अ मस्ट, वैक्सीन आप लगाइए। जहां तक बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन की, गवर्नमेंट देर आई पर दुरुस्त आई। मुझे लगता है गवर्नमेंट सही टाइम पे अगर चेतती तो आज हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं होती। हमने मुझे अभी भी लगता है हम लोगों ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए अगर हम 2 करोड़ वैक्सीन भेज के भी उतनी ही डिप्लोमेसी कर सकते थे जो हम लोग 7 या 8 करोड़ जो हमने भेजी हैं। एक एक व्यक्ति हमारे देश का, क्योंकि आप ये देखिए जमैका या फिर यूरोपियन देश या अफ्रीका के देशों ने या दुबई ने या फॉर दैट मैटर जापान ने हमारे सरकार को वोट नहीं दिया।
हमारी सरकार को कौन वोट देता है? हम और आप वोट देते हैं। हमारी सरकार का सबसे पहला मत हमारी तरफ है, और अगर हमारी जान प्रोटेक्टेड नहीं है तो उससे ज्यादा सरकार का और हमारा देश, आपका तो गवर्नेंस में बड़ा इंटरेस्ट है, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। हेल्थ मिनिस्ट्री की भी गलती नहीं। हमारे देश में जीडीपी का जो जीडीपी का सिर्फ 0.2% हेल्थ केयर को मिलता है। 0.2% ऑफ हेल्थ केयर ऑफ जीडीपी गोज टू हेल्थ केयर एनुअली। हमारे पास 137 करोड़ आधार कार्ड है। मेरी माने तो 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका आधार कार्ड बना ही नहीं। अब आप सोचिए, we are as a nation, we are not equipped with healthcare infrastructure. 0.2%। और आप देखिए डेवलप्ड नेशंस लाइक अमेरिका हैव healthcare budgets of their GDP as 20%, 19.75% annually. ये आप विडंबना देखिए, जहां हमारे डिफेंस के बजट इतने ज्यादा हैं, हमें अपना हेल्थ केयर बजट बढ़ाना पड़ेगा। पिछले 10 साल में 1000 से ज्यादा छोटे बड़े अस्पताल बंद हुए क्योंकि सरकार के पास अपने हॉस्पिटल नहीं है। उसकी वजह से वो प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ठप्पा लगा के कहता है कि आप इससे ऊपर रेट नहीं चार्ज कर सकते। वो अच्छी बात है, लेकिन वो रेट कैसे हैं? आयुष्मान भारत की जो स्कीम है उसमें डिलीवरी का चार्ज 6,500 से 7,000 रुपए। अगर एक फैमिली बाहर जाती है 5 स्टार होटल में, उसके एक रात का बिल आ जाता है 6,500 से 7,000 रुपए। तो मेरे कहने का मतलब है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, नॉन इंक्लूसिव है। और इस बार हो हल्ला इसलिए हुआ क्योंकि अमीर आदमी को भी बेड नहीं मिला, गरीब को भी नहीं मिला। पहले सिर्फ गरीब को नहीं मिलता था, तो इसलिए ट्विटर और इन सब पे बहुत हो हल्ला हुआ, और हमें पहली बार पता चला हेल्थ केयर को डेवलप करना पड़ा। हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हेल्थ केयर डेवलप करना। जिस देश का हेल्थ केयर ठीक नहीं है, ये हमें सीखना चाहिए। हेल्थ केयर में पॉपुलेशन आता है। हेल्थ केयर में भूटान को आप देखिए, एंड टू एंड हमारी सारी प्रॉब्लम्स पॉपुलेशन सिस्टम में। हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, हम लोग, और किसी भी सरकार ने, आज से नहीं, 1947 से किसी भी सरकार ने पॉपुलेशन को अपना एक मत दिया ही नहीं। जब तक हम अपनी आबादी को, जब तक हम अपनी, एंड आई डू नॉट मीन इन रेडिकल स्टेप्स लाइक कि आपने नसबंदी करी। मैं ये कहता हूं आप पॉपुलेशन को सेंसिटाइज कीजिए। आपने कभी सुना है कि बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार सिर्फ पॉपुलेशन के एड्स, जो ये इतने मन की बात और ये होती हैं, कभी पॉपुलेशन की बात करें? अगर आज हमारी आबादी ठीक होती है, आप देखिए जितने छोटे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भूटान, जितने छोटे देश हैं, उन पे आपदा नहीं है क्योंकि कंट्रोल करना बड़ा आसान। तो इसका और लास्टली मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जो वैक्सीन अमेरिका में अप्रूव्ड हो चुकी हैं, उनके 3 ट्रायल करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका 1 ट्रायल करवाइए, उनको इमीडिएट इमरजेंसी अप्रूवल दीजिए, क्योंकि आपको इस वक्त वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन नहीं मिलेंगी तो हम लोग थर्ड वेव की तरफ जा रहे हैं। और इस बार बच्चे जो 18 साल से, वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, 18 साल से छोटे बच्चों पे ऐसी आपदा आएगी। मेरी 6 महीने की बेटी को कोविड हुआ, और मैंने देखा कि कितना मुश्किल होता है एक पेरेंट के लिए अपने बच्चे को कोविड से ग्रस्त देखना। और इस बार जब आपदा आएगी तो खराब आएगी। और ये हो क्यों रहा है? पहले 60 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगी, तो इस बार 65% से ज्यादा केसेस 60 साल से नीचे थे। अब 18 साल तक लग जाएगी। उसके बाद अब हम देखेंगे 80% से ज्यादा केसेस 18 साल से नीचे होंगे, अगर हमने अपनी वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल को नहीं बढ़ाया। सर, आपने बहुत ही अच्छे से वैक्सीन का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर किया। आपने म्यूटेशन की बात की, तो द इमर्जेंस ऑफ न्यू वेरिएंट्स एंड म्यूटेशन हैज सेट ऑफ अलार्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। जीनोम सीक्वेंसिंग किस तरीके से हमें इसमें हेल्प कर सकती है, एंड हाउ इंडिया कैन रैंप अप इट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस? पहले देवांशी हम बात करते हैं कि ये म्यूटेशन होती क्या है। म्यूटेशन सरल भाषा में बोलूं तो म्यूटेशन एक चेंज है। और आप ये देखिएगा, हमारी दुनिया में जब भी हम कंफर्ट जोन छोड़ते हैं तो हम चेंज करते हैं। आज मैं आपको बोलूं दिव्यांशी, आप ना 3rd ईयर में सिविल इंजीनियर में फेल होने वाले हो, आप तुरंत चेंज करोगे अपने आप को। आप अपने तरीकों को चेंज करोगे, आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा दम लगाओगे, आप नेटफ्लिक्स कम देखोगे, आप अपने दोस्तों से कम बात करोगे, क्योंकि आपको डर लगेगा कि मैं एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा।
यही डार्विनिज्म है, यही नेचुरल सिलेक्शन है। इट इज नॉट, चार्ल्स डार्विन ने क्या बढ़िया बात की थी, ये कंपनीज के लिए लागू होती है, इंडिविजुअल्स के लिए लागू होती है, सेल्स के लिए लागू होती है, और इनएक्टिव स्लैश एक्टिव ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस के लिए भी लागू होती है। वो कहता है कि इट इज नॉट द लार्जेस्ट हु विल सर्वाइव, इट इज नॉट द फास्टेस्ट हु विल सर्वाइव, इट इज द वन हु ट्रांसफॉर्म्स, हु हैज द एबिलिटी टू अडैप्ट टू चेंज एंड म्यूटेट। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये म्यूटेशन होती क्यों है। म्यूटेशन की वजह होती है दो। सबसे पहली वजह ये है, हमारी जैसे जैसे इकोसिस्टम, हमारी जो देश में कोविड की मात्रा बढ़ती गई तो हम में इम्यूनिटी आती गई। जैसे इम्यूनिटी आई तो आसपास के जो लोग थे उनको कोविड हुआ नहीं, कोविड गया उनके पास, नॉक किया, और उन्होंने देखा कि इनके पास तो इम्यूनिटी आ गई। कोविड उसी क्षमता में चला गया जिस क्षमता में दिव्यांशी थी जब उसको पता चला कि वो 3rd ईयर में फेल होने वाली है। कोविड की अपनी गैदरिंग हुई सब लोगों की, उन्होंने कहा यार ऐसे तो होगा क्या, सब ह्यूमंस अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत है वो अपनी एक्सटिंक्शन नहीं होने देना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार मुझे मार दो। हर आदमी चाहता है, हम अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं कि मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। हम अपनी जीन की इलोंगेशन के लिए कुछ भी करते हैं। आज मुझे कोई कहे कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ये है कि आप अभी अपने आप को मार दो और अपनी बेटी को जिंदा रहने दो, एक है अपनी बेटी को मार दो। आप सबसे पहले अपने आप को मारो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे तो हो सकता है 60 साल हो, 50 साल हो, मेरी बेटी के आने वाले 80-90 साल हैं। तो हम ना ये सरल भाषा में मैंने आपको बताया म्यूटेशन होती क्यों है। हम चेंज करते हैं, हम अपने तौर तरीकों को चेंज करते हैं। इसी में मैं एक सक्सेस की भी एक बात करना चाहूंगा। 1981 में फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो लिस्टेड थी अमेरिका के अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे लगा ये सब कंपनीज, फॉर्च्यून 500 कंपनी का नीचे देखना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने रिसर्च की कि इनमें से कितनी कंपनीज हैं जो आज भी फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में हैं। आप उत्तर सुनेंगे तो आपके पांव तले जमीन हट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 35। तो मैंने सोचा यार ये बाकी बची हुई 465 कंपनियां गई कहां, और ये कौन सी कंपनीज थी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चला। पिछले 40 से 50 साल में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज नीचे हो गई क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। उन कंपनीज में कौन सी कंपनीज थी? उन कंपनीज में थी नोकिया, उन कंपनीज में थी ब्लैकबेरी, उन कंपनीज में थी कोडैक, उन कंपनीज में थे जितने भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने भापा नहीं चेंज। तो इसीलिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज करता है। तो वायरस ने क्या किया, उसने कहा यार म्यूटेट हो जा, नहीं तो तेरे को इनकी इम्यूनिटी मार देगी। जैसे हम भी अपने में चेंज लेके आते हैं, हम अपने के अंदर एक इम्यून रिएक्शन लेके आते हैं ताकि वायरस को हम मार सकें। तो अब इसके बीच में लड़ाई है हमारी इम्यूनिटी और वायरस की म्यूटेट करने की शक्ति में। छोटी बड़ी मिला के 732 म्यूटेशंस अभी तक पूरी दुनिया में हो चुकी हैं। इन 732 म्यूटेशंस में से कुछ म्यूटेशंस हैं जो काफी पर्टिनेंटली फैलती हैं। म्यूटेशन की एक खासियत है, म्यूटेशन ऑफ अ वायरस विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। जितने लोग इकट्ठे रहेंगे, तो पहली वेव में हमने देखा कि अगर एक परिवार के एक सदस्य को हो रहा है तो वो 3 में से 2 सदस्यों को लेके जाएगा, लेकिन इस बार पूरा का पूरा परिवार इकट्ठे इस भीषण बीमारी का शिकार हो रहा है। उसका ये वजह है कि जो वायरस है वो काफी हद तक म्यूटेट कर चुका है, उसने काफी अपनी लिथैलिटी बढ़ा दी है, और उसी की वजह से हम देखते हैं जो पहले SpO2 फर्स्ट वेव में 90 से नीचे SpO2 बहुत कम पेशेंट्स का जाता था। आप इस बार देखिए SpO2 आम 75, 70, 80 पैनिक कॉल्स जब आते थे तो ये आम SpO2 देखा गया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि म्यूटेशन एक ऐसी चीज है जो इस ब्रह्मांड का हमारा सोलर सिस्टम म्यूटेट हो रहा है। फाइनली द सन विल आल्सो डाई, फाइनली द यूनिवर्स विल आल्सो डाई। So everything has the whole idea is that for how long can you be relevant? So everyone wants to do that, and हमारी भी as human race यही कोशिश है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी से कि हम म्यूटेशन को तोड़ दें
और ये जहां तक म्यूटेशन की बात है, आपने बड़ा अच्छा एक मुद्दा उठाया, जीनोम सीक्वेंसिंग का। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, नदरन इटली में देखा गया कि कोमॉर्बिडिटी से कोई फर्क नहीं पड़ा, एज से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी जिनमें कुछ स्पेसिफिक HLA टाइप्स थे, जिसको हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बोलते हैं, अगर उनको कोविड हो गया तो वो नहीं बचते थे, उनकी मौत तय थी। अब ये एक ऐसी चीज है, जीनोम सीक्वेंसिंग एक बड़ा ही, देखिए वही मैं सारा मुद्दा उठा के है ना, हेल्थ केयर के बजट के ऊपर आता है। जिस दिन हमारे देश ने हेल्थ केयर बजट पे ध्यान दिया, R&D पे पैसा खर्चा चालू किया, उस दिन हम लोग ये सब आंसर्स दे पाएंगे। अभी तक लोग अटकलें लगाते हैं क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग होती है 100 लोगों पे, क्योंकि एक जीनोम सीक्वेंसिंग का खर्चा हिंदुस्तान में 50,000 रुपए का है। अब आप देखिए 50,000 रुपए कितने, हमारा देश 91.1% ऑफ दिस पॉपुलेशन अर्न्स लेस देन 8,300 रुपीज एवरी मंथ। उनके लिए ये जो कोवैक्सिन और कोविशील्ड की 900 1200 रुपए की डोजेस हैं, यही बहुत महंगी है। वो कहाँ से जीनोम सीक्वेंसिंग करवाएंगे? जीनोम सीक्वेंसिंग करवाना 2 लोगों का काम है, या तो प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, वो इसलिए नहीं आते हिंदुस्तान क्योंकि वहां पे पैसा नहीं मिलता, सरकार कैप लगाती है। तो अगर सोशलिस्ट कंट्री है हम, अगर हमें लगता है कि हम लोग को, तो हमें अपना जीडीपी का बजट बढ़ाना चाहिए, कम से कम जीडीपी का 2% अकेला रिसर्च में जाना चाहिए। जिस दिन हम रिसर्च करने लगे, आज भी हम एक ऐसा देश है, हर साल हम 5 लाख बच्चे खोते हैं सिर्फ डायरिया डिसेंट्री की वजह से। लोगों को ये बातें नहीं पता। लोग कोविड को, क्योंकि कोविड में क्या है कि अमीर आदमी भी मर रहा है, तो इसलिए वो सब हाईलाइट हो जाए। गरीब आदमी, अमीर आदमी का बच्चा कभी डायरिया डिसेंट्री से नहीं मरता, इसलिए ये सब बातें हाईलाइट नहीं होती। आज भी ट्यूबरकुलोसिस, आज भी लेप्रेसी हमारे देश में प्रिवेलेंट है। ट्यूबरकुलोसिस जैसी इतनी सरल बीमारी को हम नहीं कंट्रोल कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने देश में सरकार को एक प्रेशर नहीं, बट सरकार को एक संगठन बना के ये हिदायत देनी चाहिए कि रिसर्च के ऊपर पैसा डालें। अगर हम रिसर्च अच्छे से करके हम इतने लोगों की जान बचा सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। हेल्थ केयर रिसर्च, अभी तक हम वैक्सीन की ट्रायल्स ही नहीं कर पाए हैं कि वैक्सीन के बाद कितने लोगों को हुआ, कौन सी वैक्सीन के बाद हुआ, क्या हुआ। जितने लोगों की पोस्ट वैक्सीन डेथ्स हो रही है, उनका पोस्टमार्टम कीजिए, देखिए कि उनका क्या हो रहा है, कंसेंट, मतलब ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, वही मैंने कहा हिंदुस्तान में कोई भी काम करना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन जब तक हम जीनोम सीक्वेंसिंग, और फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज नॉट, आप पैरासिटामोल, जरा सा बुखार होता है पैरासिटामोल लेते हैं, आज से नहीं पिछले 50 साल से हम पैरासिटामोल ले रहे हैं, वो बेवकूफी है। प्रिसिजन मेडिसिन विल बिकम द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है, अब दवाई आएगी, वो सीधा उस सेल पे जाएगी जो आपको तंग कर रहा है, उसको ठीक करेगी, ताकि आपको बाकी साइड इफेक्ट्स ना। बहुत ही जरूरी मुद्दे आपने उठाए डॉक्टर रितेश। थर्ड वेव की आपने बात की, सेकेंड वेव हैव ऑलरेडी विटनेस लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या सीख हमने ली है सेकेंड वेव से, और क्या हम कर सकते हैं ताकि थर्ड वेव की अगर आती है तो इफेक्ट मिनिमाइज कर सके? सबसे पहली सीख तो ये है कि जो सेकेंड वेव है ना, हम एज अ कंट्री नो, जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो हम सरकार पे डाल देते हैं कि ये सरकार ने नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्या सेकेंड वेव के बारे में हमें कुछ अंदेशा था? आप मुझसे पूछते, मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी टिप्पणीकार मानता हूँ, आप मुझसे पूछते जनवरी के अंदर कि सेकेंड वेव आएगी, मैं कहता सेकेंड वेव का आने का सवाल ही नहीं है। ये बातें ऐसी हैं, हम रेट्रोस्पेक्ट में बहुत कुछ बोल सकते हैं। सच्चाई बात की ये है, जब सरकार फोन पे कह रही थी कि आप 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए, आप मास्क पहनिए, आप वैक्सीनेशन लगवाइए, हम बिना मास्क के, बिना वैक्सीनेशन के गोवा में घूम रहे थे। जब सरकार आपको कह रही थी कि आप, सरकार की जो अपनी गलतियां हैं वो अपनी गलती है, लेकिन हमारी सरकार ने हमारे को कंसिस्टेंटली कम्युनिकेशन में कोई कमी नहीं रखी, वो चाहे टेलीफोन मैसेजेस के द्वारा हो, वो चाहे आरोग्य सेतु इज अ लवली प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट। कोई किसी भी सरकार ने इतने मास स्केल पे कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं की कोविड मैनेजमेंट के लिए। आप, और हमें ये भी देखना चाहिए, हम सरकार को कहते हैं कि नहीं हमारी वैक्सीनेशन स्लो हो रही है, और अमेरिका में देखिए कितना अच्छा वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारी और अमेरिका की वैक्सीनेशन में सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का फर्क है।
और हमें ये देखना चाहिए, अमेरिका में दुनिया का सबसे तरक्कीशील देश है, और अमेरिका की चैलेंज वही फंडामेंटल आता है, पॉपुलेशन। अमेरिका को वैक्सीनेट करना है सिर्फ 33 से 34 करोड़ लोगों को, हमें करना है 137 करोड़ प्लस 24 करोड़। अब उसमें हम मार खा जाते हैं। तो जहां तक हम अपनी पर्सनल, तभी मैं कहता हूँ कोविड एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मास्क पहनना, आने वाले 2 साल हमें कोविड के साथ रहना पड़ेगा, ये सच्चाई है। आप मास्क पहनिए, डबल मास्क पहनिए। और बहुत लोग, हमारे देश में एक और जो कमी है वो ये है, हम ना साइंस को नहीं मानते। हम साइंस को नहीं मानते, हम मानते हैं कुछ ऐसी चीजों को जो सुपर नेचुरल हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मैं अभी भी बात करता हूँ, वो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं जो किसी बाबा ने या किसी ऐसे नॉन एलोपैथिक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिए। 7वें दिन SpO2 फॉल होके आते हैं 85 पे सीधा। ना आइवरमेक्टिन चालू की, ना फैबीफ्लू चालू की, ना विटामिन चालू किए, हाथ में ली माला। और बड़े सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, बट कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो अलग अलग बाबा दे रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि इससे आप कोविड से निजात पा सकते हैं। देखिए, ये सब चीजें क्या हैं, इन सब चीजों की कोई पुष्टि नहीं है। ऐसा नहीं है आयुर्वेद गलत है, मैं वापस बताना चाहूंगा, मैं आयुर्वेद का, मैं होम्योपैथी का बहुत सिग्निफिकेंट बिलीवर हूँ, लेकिन उनमें भी अपनी ट्रायल्स होती है, पूरी मिनिस्ट्री है। हम आर्बिट्ररी चीजों को हम ये नहीं मान सकते। और इसका ये मतलब नहीं है, इसकी एक अच्छी बात ये है, आप ये मत सोचिए, आपको अगर वो दवाई लेनी है आप जरूर लीजिए, क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एलोपैथिक दवाई नहीं लेंगे। आप सिर्फ उससे, जिस व्यक्ति को आइवरमेक्टिन चाहिए उसको आइवरमेक्टिन चाहिए, जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन चाहिए, दुनिया का कोई कोरोनल उसको नहीं ठीक कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सरकार से ज्यादा हमारी जुडिशरी की है। आप गवर्नेंस के बड़े रोचक व्यक्ति लगते हैं, तो मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं खुद गवर्नेंस को काफी स्टडी कर चुका हूँ। हमारे देश में जुडिशरी जो है ना, वो एक ऐसा स्तंभ है। हमारे देश के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो इतना इन्फ्लुएंस कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसकी वजह अपनी अलग है, और उनमें नहीं ना जाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें जितने भी ये जुडिशरी के जो हमारे जज है ना, हमारे जजेस ना बड़े स्मार्ट हैं। वो 2 मिनट में पहचान ले, क्योंकि हमारे देश में जो केसेस होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे यूएस में सिंपल केसेस होते हैं। हम यूएस में कैसे केसेस होते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहिए, सिंपल केसेस हैं, 1 साल में वो डिवोर्स की प्रोसीडिंग पूरी हो जाती है। हमारे देश में केसेस होते हैं जहां पे 7 भाई हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर 4 अलग भाइयों का मालिकाना हक है, और ऑक्यूपाई कोई और करके बैठा हुआ है। हमारे देश में केसेस होते हैं अयोध्या। अब ये अयोध्या का ऐसा केस है, बहुत लोग इस पर टिप्पणी करने से अपने आप को संक्षेप में रखते हैं, लेकिन अयोध्या का ऐसा केस है जो दुनिया का कोई जज नहीं सॉल्व कर सकता। दो ऐसे, और ये इसकी जो प्राचीनता है वो इतने साल पुरानी है। हमारे देश के जज बहुत स्मार्ट हैं, उनको पता है ये सब चीजें कैसे सॉल्व करनी है, और गवर्नेंस और जुडिशरी की वजह से ये वाला केस सॉल्व हुआ एमिकेबली। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि हमें अपनी जुडिशरी को और ट्रांसपेरेंट और ज्यादा जजेस बनाने पड़ेंगे, और हमारे को अपनी सरकार, अपने इंडिविजुअल्स को अकाउंटेबल रखना पड़ेगा इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो कितना ही इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, चाहे उसकी कितनी ही फॉलोइंग क्यों ना हो, वो कोई ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे जिससे है ना लोगों का डॉक्टरों से विश्वास उठे, जिससे वो डॉक्टर जो बेचारे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, ये आप करगिल में आपको पता है कितने आर्मी के लोग मार्टर हुए थे, शहीद हुए थे। 529 लोग 1999 में करगिल के युद्ध में शहीद हुए थे, उनको मेडल मिला, और हम उनके लिए बड़ा प्राउड है।
उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दी, नहीं तो आज करगिल पाकिस्तान का हिस्सा होता, जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। हम उनके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम। द क्वेश्चन इज, वो 1000 या 500 डॉक्टरों का क्या जो सेकेंड वेव में दिल्ली में 107 डॉक्टर मरे हैं सेकेंड वेव में, उनको कोई नहीं पहचानता। ये भी युद्ध है। उस युद्ध में तो पाकिस्तान का हमें दुश्मन दिखता था, इस युद्ध में हमें दुश्मन नहीं दिखता। हमें नहीं पता दुश्मन कहाँ से आता है, क्या करता है। तो ये युद्ध है। हमें अपने डॉक्टरों का कुछ करें। आप इज्जत मत दो डॉक्टरों को, आप एटलीस्ट पिटाई मत करो। ये बेसिक चीजें हैं जो एक सिविल राइट्स जो हैं। मेरे को किसी ने बचपन में, मैं और हमारे देश में है ना, 7वीं 8वीं कक्षा में आते ही हम लोगों को एक उत्तेजित स्प्रिंग लग जाता है कि आप ये बताइए कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि दिव्यांशी, व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर लाइफ। ये जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो अपने आप को मैच्योर समझ के है ना बात करने की कोशिश करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो मैं भी 7वीं 8वीं कक्षा में बहुत लोगों से बात करता था। कोई कहता था सीए बनो, कोई कहता था डॉक्टर बनो, कोई कहता था लॉयर बनो, कोई कहता था इंजीनियर बनो। तो मैं बड़ा चिंतित, तो मैं अपने चाचा के पास गया। मेरे चाचा सबसे सेन है मेरे परिवार में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं क्या बनूं, 7वीं कक्षा की बात है। उनका नाम है सुनील। कहते बेटा पहले अच्छा इंसान तो बन, अपने सिविल ड्यूटीज तो समझ, पहले एक सभ्य इंसान तो बनो, एक ऐसा इंसान बनो जिसको एटलीस्ट जो 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 सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करे, जो 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 लोगों की, जो एम्पैथेटिक हो, जो सहानुभूति रखे, जो मददगार हो, जो हेल्पफुल हो। लोग अच्छे इंसान ही नहीं है, और उसकी वजह हमारी एजुकेशन सिस्टम है। ये बड़ा ही मतलब मेरे लिए बड़ा ही क्लोज पैशनेट टॉपिक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम पिछले 200 साल से नहीं बदला। हमने एनसीईआरटी इज नथिंग बट अ ब्रिटिश रेप्लिका ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। चैलेंज क्या आता है, वो इसलिए वैसा है। आप देखेंगे, आप कोई भी गवर्नमेंट का बिल या आप साइंस का थ्योरम या वो निकाल लीजिए, कोई आपको किताब ना सरल भाषा में नहीं सिखाती। एक भाषा, नॉर्मल भाषा में भी कुछ सिखाया जा सकता है, ये ना बड़ी हेवी भाषा डाल देते हैं ताकि इलीट और नॉन इलीट में हमेशा फर्क रहे। ये एक साइकोलॉजी है ऑफ डिवीजन ऑफ एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। हमारा देश आज भी सिर्फ 5000 लोगों के दम पे चल रहा है, सिर्फ 5000 लोगों के दम पे। ये जब तक हम डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, जब तक मेरे जैसे छोटे एंटरप्रेन्योर, जब तक मेरे जैसे 1 मिलियन रितेश नहीं होंगे, जब तक आपके जैसे लागू जागू उत्तेजित जिनको अपने राइट्स पता है, जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आना चाहते हैं, जब तक 1 करोड़ दिव्यांशी जैसी लड़कियां नहीं होंगी हमारे देश में, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो खैर हम लोग मुद्दे से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट मेरे कहने का मतलब यह है, एजुकेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग गाँव के बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ काम करते हैं। आप इसको सुन के बहुत चकित हो जाएंगे, और वो ये बात है कि गांव में women attendance up till high school, you'll be amazed by knowing this, is only 4%. Male attendance is only 12%. और ये 12% भी पता है क्यों आते हैं गांव में? मिड डे मील खाने के लिए। क्लास टीचर अटेंडेंस is not even 2 to 3%. टीचर आते हैं 1 महीने में एक बार दस्तखत करके प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, एम्बेड टेक्नोलॉजी अक्रॉस ऑल वैल्यू चेन्स। आप हर चीज में टेक्नोलॉजी ले आइए, टेक्नोलॉजी से करप्शन टूटेगा, टेक्नोलॉजी से आपने आरोग्य सेतु ऐप बनाई, वैक्सीनेशन मॉड्यूल में अगर आप हमारे देश में वैसे ही वैक्सीनेशन देने लग जाते हैं बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के, तो हमारे देश में होता क्या, सारे एलीट क्लास को वैक्सीनेशन मिल जाता, गरीब आदमी फिर से अपना अंगूठा दिखाता हुआ आ जाता कि मेरे को कुछ नहीं मिला। ये टेक्नोलॉजी की वजह से आप देखिए कितनी चेंजेस आ रहे हैं हमारे देश में। और हमारी सरकार को वेयर द क्रेडिट इज ड्यू वी शुड गिव, दे हैव एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। इन्होंने कंपनी चलाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सिग्निफिकेंटली पहले से बेहतर किया है। तो मुझे लगता है कि ये सब ये सब ना लॉन्ग टर्म चीजें हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। बट 2 चीजें जो हम आने वाले 2 साल के लिए कर सकते हैं कोविड से बचने के लिए, वो है डबल मास्क अप, और दूसरी चीज है वैक्सीनेशन।
और हम सबके पास इतने मीन्स हैं, आज आप हैं, मैं हूँ, हम लोग ज़्यादा नहीं तो 5 लोग के कोई 2 लोग, हम अपने परिजन जो हमारे साथ काम करते हैं, हम उन सबको वैक्सीनेशन कर सकते हैं। हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए अपने स्विगी के 10 ऑर्डर को रोक दें और 1 महीना ना स्विगी खा के हम वो पैसा बचा के है ना 10 लोगों को वैक्सीनेट करें। सबसे पाक साफ काम। बिल्कुल हम सभी को अपने सिविल राइट्स को आइडेंटिफाई करना होगा एंड वी मस्ट एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सर आपने जिस तरीके से डिफरेंट कोविड के मुद्दे को समझाया, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को जितने भी डिलेमास थे, पैनिक थे, वो बहुत ही क्लियर हुए होंगे एंड वी सल्यूट ऑल द डॉक्टर्स हु आर इन आवर सर्विस। तो सल्यूट वंस अगेन टू एवरी कोविड वॉरियर। सर इस आगे चलते और इस सेगमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। आप एक रोल मॉडल हैं सभी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इंडिया की बात करें तो वी आर स्टिल ग्रिप्ड बाय द मेंटालिटी ऑफ बीइंग जॉब सीकर। बहुत ही कम ऐसे युवा होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या फैक्टर्स हैं व्हिच हैज हेल्प्ड द यूथ टू प्लंज इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप? मुझे ऐसा लगता है ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात छेड़ी है कि एंटरप्रेन्योरशिप को अगर आप सिस्टमिक एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो है ना हमारा गोल जो है ना कि हम यूनिकॉर्न्स बनाएं, वो गलत गोल है। एंटरप्रेन्योरशिप का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप करें। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा बैकबोन इज एमएसएमईज, जो आपके माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन है? एक महिला, गांव की महिला जो लिज्जत पापड़ बना रही है, वो एंटरप्रेन्योर। हम जिस दिन किसी ने मुझसे पूछा, मैं विमेन राइट्स के लिए मेरे को आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट एंड स्पेशली नाउ आई हैव अ डॉटर, आई हैव मोर रीजंस टू बी पैशनेट अबाउट इट। मेरे को किसी ने पूछा कि हमारे देश में विमेन राइट्स को कैसे ठीक किया जाए। मैंने कहा 2 तरीके हैं। सबसे पहला ये है, टीच योर मेन, टीच योर सन्स हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स विमेन। आज भी अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, दिव्यांशी, बड़ा ही दुखद मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ। हम लोग इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कोवर्किंग स्पेसेस चलाते हैं। विमेन हरासमेंट इन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट इज वेरी हाई इन इंडिया। ये सब अनरिपोर्टेड होता है क्योंकि लड़की डरती है। हमें लड़कियों में कॉन्फिडेंस, so basically if I have my a sister, I don't allow her to go out of home after 8 at least in night alone, obviously with a group of friends, with the family members, with a driver. I just ensure, because there's a massive insecurity in our country when it comes to women's security. We need to address these issues and they are something which are very pertinent. So I think the first thing about women empowerment is teaching your sons how to behave. The second thing is helping them earn money. जिस घर में लड़की को पैसा कमाना आता है ना, she becomes very valuable for the house. Very few people understand this, but I think this is extremely important. The more we help women earn more capital, हमारा जो पूरा capital parity between males and females in India, that needs to be equal. That is extremely important, and that is why equal pay is something which is very important. So all in all, I feel that in entrepreneurship also हमें ना inclusive बनाना है, than कि सिर्फ आपने IIT से किया, IIM से किया और आप सक्सेसफुल हो गए। वो नहीं करना हमारे को। What we need to do is गोरखपुर का कोई लड़का हो जिसको इंग्लिश ना आती हो, वो बड़ी कंपनी बनाए। पेटीएम क्यों अच्छी सक्सेस स्टोरी है? बिकॉज अलीगढ़ का लड़का, बहुत, उसके फादर टीचर थे और कहाँ से कहाँ विजय सर पहुंच गए। सो द होल आइडिया इज दैट आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। जिसका प्रोडक्ट अच्छा है वो जीतेगा और उसको सपोर्ट करना चाहिए। और आई थिंक दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप इन माय आइज। इट इज नॉट अबाउट बिल्डिंग अ यूनिकॉर्न। आप छोटा बिजनेस चलाओ बट अपना चलाओ। हम जितना अपना बिजनेस चलाएंगे उतना ज्यादा पैसा हम देश के लिए कमाएंगे। Being an active part of the startup ecosystem, which ideas in the healthcare have caught your attention और जो कि COVID management में भी help कर सकते हैं? So the first one is
Obviously, in my opinion, the most important one is information. No, and health information is something we've been working with a lot of founders, with a lot of corporations, to work with them to impart the right education about COVID at least. The second part where the massive opportunity lies is digital health. Any conventional business add digital to it is a bloody $1 trillion opportunity. Agriculture, agri-tech, retail tech, e-commerce. So the whole idea is add add technology, because technology will become ubiquitous. Whoever is not changing, leveraging technology is going to get disrupted. So that is something which is extremely important. Add technology to whatever you are doing. आप अगर छोले भटूरे बेचते हैं तो डिजिटली बेचिए, स्विगी से बेचिए, जोमेटो से बेचिए. अगर आप डॉक्टर हैं तो आप प्रैक्टो पे अपने आप को लिस्ट कीजिए. डिस्ट्रीब्यूशन पूरी की पूरी वैल्यू चेन शिफ्ट हो जाएगी आने वाले 2 से 3 साल के अंदर. कोविड ने उसको सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट किया. सर, आपने इम्पैक्ट की बात की, तो आपकी माने तो आप इम्पैक्ट को ज्यादा वैल्यू देते हैं rather than the idea. तो कुछ इस पे आप हमें बता सकें? So impact, see, idea is origin of something. Impact is the whole result of it. There are a lot of ideas in this world. मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, आप आइडियाज, हमारे पास ये आइडिया है लेकिन हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. आइडियाज हैव नो वैल्यू. इट इज ऑल अबाउट brutal execution, insanely amazing executionary brilliance, where we differentiate between great founders from average, from failed founders. I believe that ideas का value नहीं है, value है उसकी execution और उसके final impact का. If you talk about impact, it is all about scale. हम कैसे लास्ट मैन स्टैंडिंग को हम कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस से. और हर बिजनेस इम्पैक्ट करता है, चाहे वो छोटा सा बिजनेस हो, 3 लोगों को इम्पैक्ट करेगा, रोजी रोटी चलाता है. एवरी बिजनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री. वी कैन नॉट से कि नहीं यार आज रिलायंस इज इम्पोर्टेंट, HUL इज इम्पोर्टेंट. नो, एवरी बिजनेस. एक छोटी सी एक राजस्थान के झुंझुनू में एक लेडी अपना पापड़ का बिजनेस चला रही है. दैट इज वेरी इम्पैक्टफुल. जितना हमारे घरों में जितना पैसा आएगा, उतना ही पैसा प्रोपोर्शनेटली हमारी सरकारों पे आएगा. उससे हमारा देश बढ़ेगा, उससे हम जितना एक्सपोर्ट कर सकें. वी शुड बिकम, भारत शुड बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ द नेक्स्ट wave of technological products, next wave of manufacturing products, next wave of services, next wave of tourism, next wave of everything in this world. We should become the largest economy in the world, and not just consumers. Aaj bhi we are the largest. I met the CEO of WhatsApp 2 years back, pre-COVID. He mentioned that India is their largest market. 45 करोड़ से ऊपर इंडियंस स्पेंड मोर देन 3 hours every day on WhatsApp. Mind blowing phenomenon. The question is, WhatsApp हम क्यों नहीं बनाते? Google हम क्यों नहीं बनाते? Facebook हम क्यों नहीं बनाते? हमें क्या कमी है? हमारे को सब कुछ पता है. Facebook की आज भी 36% आबादी इंडियन ओरिजिन है. The problem is, हम लोग ना, हमें एजुकेशन सिस्टम बड़ा सोचना नहीं सिखाता. हमारा सोसाइटल सिस्टम हमें डिफरेंट सोचना नहीं सिखाता. ये चेंज हो रहा है बट धीमे धीमे हो रहा है. तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप, इसका एक ही तरीका है. मेरी इजराइल की एक टीचर से बात हो रही थी. मैंने कहा मैम, हाउ डिड यू, आप लोग तो वॉर पे हो, आप तो आज नहीं पिछले 50 साल से 70 साल से वॉर पे हो, आपने अपने देश को इतना एंटरप्रेन्योरियल कैसे बनाया? उन्होंने बड़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया. कहती हम 5वीं क्लास से एंटरप्रेन्योरशिप का मैंडेटरी सब्जेक्ट डालते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप, वी शुड नॉट ओनली सेलिब्रेट रजनीकांत और अमिताभ बच्चन, वी शुड सेलिब्रेट एंटरप्रेन्योर. रतन JRD टाटा की कहानी, जमशेद जी टाटा की कहानी, धीरूभाई अंबानी की कहानियां हमें बॉलीवुड से क्यों पता चले? हम क्यों नहीं उनके चैप्टर्स पढ़ते? हम क्यों नहीं उनके प्रिंसिपल समझते? हम क्यों नहीं समझते कि ये JRD टाटा ने क्या किया? हमारी पूरी एंड टू एंड किताबों में कहीं पे भी टाटा का प्रॉपरली एक सब्जेक्ट भी तमीज का नहीं है. सो द आइडिया इज, टाटा नमक होता क्या है, बनता कैसे है? बिजनेस ना, हमें शुरू से एक स्किल, मेरे को किसी ने पूछा कि एक स्किल आपको सिर्फ एक ही मौका मिला जाए कि एक ही आप स्किल सीख सकते हो दुनिया में, तो आप क्या सीखोगे? मैंने कहा पर्सनल फाइनेंस. पर्सनल फाइनेंस पता ही नहीं लोगों को ये नहीं पता टैक्सेशन क्या होती है. लोगों को ये नहीं पता कि पैसा कमाया कैसे जाता है. लोगों को इन्फ्लेशन नहीं पता, लोगों को डिप्रिसिएशन नहीं पता, लोगों को अप्रिसिएशन नहीं पता. और
ये क्यों नहीं पता? क्योंकि पैसा कुछ चंद मुट्ठी में रखा जाना चाहता है। ये दिस इज अ चैलेंज विद सोशलिस्ट नेशन लाइक आवर्स। कॉमनवेल्थ नेशन है हम लोग, अगर हम टिपिकली देखें, हम चाहते हैं पैसा है ना सिर्फ कुछ चंद मुट्ठी में रखा जाए, इसीलिए हम गरीब आदमी को बिल्कुल नहीं सिखाना चाहते, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में ये कभी इंक्लूड नहीं किया जाता। अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो क्या होगा, ये अपने आप लोग सीखने लग जाएंगे। मेरी एक पोर्टफोलियो कंपनी है कॉल्ड जोश टॉक्स, दे आर एशियाज लार्जेस्ट लीडरशिप प्लेटफॉर्म। एक महीने में 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज होते हैं उनके। तो मैंने सुप्रिया और शोभित से पूछा, थे द फाउंडर्स ऑफ जोश टॉक्स, मैंने कहा कि यार व्हाट डू यू वांट टू डू? दे सेड वी वांट टू टीच एवरीवन 3 सिंपल स्किल्स, पर्सनल फाइनेंस, we want to teach entrepreneurship, we want to teach happiness, and these are things which actually our books should be teaching. हमारी पूरी की पूरी 14 साल की, एक तो 14 साल का ना सिस्टम ही बड़ा बेकार है। 14 साल मतलब मेरा 14 साल ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने में जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है उसका मेरी रियल लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है। बाबर कब पैदा हुआ था मेरी रियल लाइफ में उसका वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्या है, बाबर क्या सोचता था, उसने कैसे कॉन्कर किया, उसने कैसे मुगल एम्पायर बनाया, उसकी क्या थॉट प्रोसेस थी, वो इंपॉर्टेंट है। मुझे आज भी याद है बाबर की डेट ऑफ बर्थ ना पता होने पे मेरी हिस्ट्री मैम ने मेरे को चांटा मारा था। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैं अपने स्कूल वापस गया, मेरी टीचर्स से और प्रिंसिपल से ज़्यादा बनती नहीं थी, तो फाइनली थोड़ा बहुत कुछ किया तो इन लोगों ने बुलाया बच्चों से बात करो, तो मैं गया। मैंने सब बच्चों को एक चीज़ कही, मैंने कहा आप ना स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस टू योर टीचर्स, डोंट बी अफ्रेड कि वो मेरे को है ना बाद में फेल कर देंगे। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। द डे हम क्वेश्चन पूछने लग गए ना दिव्यांशी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन सिस्टम को में पर्सनल फाइनेंस इंक्लूड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैंक लोगों को हमारे देश में पता ही नहीं है हमारा देश में इतना काला धन क्यों है, क्योंकि लोगों को डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, जिस दिन लोगों को डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, वो काला धन नहीं रखेंगे। सो let us talk about money first. What is money? तो ये मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो बड़े कम लोग इसको समझ पाते हैं। एंड फॉर दिस ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एन ऑल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम एट प्लक्शा इन मोहाली. I do a lot of webinars, so I'm convincing a lot of entrepreneurs to do more, so that at least ये सब चीजें जो हम लोगों ने गलतियां कर करके सीखा, मैंने इतनी गलतियां की तब जाके मुझे पता चला कि टैक्स क्या होता है, हिंदुस्तानी सरकार काम कैसे करती है, ये सब एक्चुअली हमारे को छठी क्लास से पता होना चाहिए. व्हाट इज मनी, व्हाट इज इंडियन रूपी, गांधी जी की फोटो क्यों लगती है उस पे क्या लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे बैक द बेयरर, वो जो लाइन्स है वो क्यों लिखी जाती हैं. मनी किसी का, अगर हम शुरू से ये लोगों को बता दें कि किसी का पैसा लेके उसको सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना और उसको वापस देना है, मनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पढ़ानी चाहिए बचपन से. तो ये मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे केस ही ना हो. माइंडसेट चेंज करवाना पड़ेगा हमें. गलत सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बिल्कुल गलत सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. मतलब आई टेल यू दिव्यांशी, कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे, सिविक्स हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतनी सी किताब देते हैं, सिविक्स होनी चाहिए इतनी मोटी किताब. वैल्यू स्टडीज करके एक किताब होती है, इतनी सी किताब होती है. मैं टीचर के पास गया, मैंने कहा मैम वैल्यू स्टडीज का कितनी, वैल्यू स्टडीज का एग्जाम है हमारे स्कूल में, मैं डीपीएस मथुरा रोड से हूँ, वैल्यू स्टडीज अकेला एग्जाम है जहाँ पे प्रिंसिपल और टीचर खुद कहते हैं टेप लेना एक दूसरे से, ये तो बेकार सब्जेक्ट है. फिजिक्स में मैं मानता हूँ फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले ना लाइफ के फंडामेंटल बेसिक्स, हेल्थ के ऊपर सब्जेक्ट होना चाहिए. हेल्थ होता क्या है, लोगों को लगता है हेल्थ है कि मुझे कोई डिजीज नहीं हुई. WHO की हेल्थ की डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ इन्फर्मिटी और अ डिजीज. मेंटल वेलनेस क्या होती है, हमारे देश में 40% लोगों को SSRIs और एंटी डिप्रेसेंट्स की जरूरत है, वो टैबू बना हुआ, वो लेते ही नहीं. घरों में बीवियों को पीटते हैं, अगर उनको आप SSRI दे दो सही टाइम पे, एंटी डिप्रेसेंट दे दो, वो ठीक हो जाएंगे.
जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है तो आप एक्सटर्नल इंसुलिन देते हो ना, ऐसे ही मेंटल इलनेस में सीरोटोनिन की कमी होती है, आप बाहर से दे दो। तो ये ना कुछ टबूज हैं, और वो ना सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म और एजुकेशन सिस्टम चेंज होने से ही होंगे। सर, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो भी चीज़ें बोली हैं वो एक थॉट प्रोसेस को बिल्डअप कर रही हैं, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वी विल वर्क अपॉन दिस थिंग। सर, कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 ने हमें हर पहलू में हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट किया है। स्टार्टअप्स की बात करें तो किस तरीके से स्टार्टअप्स को इफ़ेक्ट किया है और क्या रिकवरी है? देखिए, जहाँ तक कोविड-19 का सवाल है, हम लोग ना स्टार्टअप्स, बिजनेस, ये सब चीज़ें हैं ना, हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग ना अभी सोचना नहीं चाहिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, सबका एक ही मुद्दा होना चाहिए कि हम कैसे इंडिया की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करें। जहाँ तक स्टार्टअप्स की बात है, ऑब्वियसली स्टार्टअप्स क्या सारे कॉर्पोरेशंस के बैलेंस शीट्स हैव बीन हिट इन बैड वेज। फ़र्क यह है, कॉर्पोरेशंस के पास बहुत ज़्यादा कैश रिजर्व्स होते हैं, लिस्टेड कंपनी होती है और इश्यूज निकाल सकते हैं, कैपिटल रेज कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप्स एक एवोल्यूशन फेज से जाते हैं। इन सब चीज़ों से, कंफर्ट जोन से फाउंडर्स बाहर निकलते हैं और बेटर आइडियाज सोचते हैं, डिसरप्टिव आइडियाज सोचते हैं। ऑल इन ऑल, आप कभी भी कोई भी आपदा लेके आओगे तो आप देखोगे कि अगर आप उसका एंड रिजल्ट लॉन्ग टर्म में देखोगे तो फायदेमंद ही होता है। आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल करते हो, आप फ्रुगैलिटी समझते हो, आपको समझ में आता है कैश रिजर्व्स क्या होते हैं, आपको समझ में आता है कि लॉयल्टी क्या होती है, टीम बिल्डिंग क्या होती है। बुरे वक्त में कहते हैं कभी भी कोई अच्छा जो नौसिखिया जो जिसको हम बोलते हैं कैप्टन ऑफ द शिप, जो हमारा कैप्टन ऑफ द शिप होता है ना, वो जो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ वेव्स होती हैं पैसिफिक ओशन की, मरियाना ट्रेंच के आसपास, वो वहीं से ही सीखता है कि वो कैसे अपनी शिप चलानी है। और जो कोने में बीच के आसपास चला रहे हैं वो एकदम से घबरा जाएगा। तो मुझे लगता है स्टार्टअप्स अपना ये जर्नी है, ये एक एवोल्यूशन है, जर्नी है ये कभी उतार आएंगे, कभी चढ़ाव आएंगे। बाय द एंड ऑफ द डे, as long as survivorship bias बड़ा important है, you have to survive, ninja must survive, you need to ensure that business, the show, कितने भी लोग मर जाएं, हिंदुस्तान, दुनिया में, यूनिवर्स में, the show will always go on, हमारे आगे भी हमारे पीछे भी चलता आया है। तो एक ही चीज होनी चाहिए, the show must go on, it should always be live। कभी ऐसा ना हो कि अगर आपके बिजनेस और आइडियाज आते हैं, हम छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, एकदम से पैंडेमिक आया, बिजनेस एकदम खराब हो गया, आइडिया आया, हमने अपने आप को ढाला, हम भी म्यूटेट करते हैं, हमने अपने आप को ढाला, हमने अपनी डिलीवरी की पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग की, डिलीवरी पे फोकस करना चालू किया। आज जितना रेवेन्यू हम लोग रेस्टोरेंट से कमाते थे उससे ज़्यादा डिलीवरी से कमाने लग गए। तो ये ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम कंफर्ट जोन से नहीं बाहर निकलते। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम तभी निकलते हैं जब हमारे को भगवान कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। तो क्वेश्चन इज, क्या हम लोग वैक्सीन की तरह आर्टिफिशियल कंफर्ट जोन से हम बाहर निकल सकते हैं और अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं? मैं आज आपसे अगर कहूं दिव्यांशी कि आप एक सपना लो कि आप आईएएस में रैंक 1 लेके आओ, लोग सपना नहीं लेते। आप सपना लो, रैंक 1 नहीं आएगी शायद, लेकिन टॉप 100 में आप आ जाओ। आप सपना बन के ही लो, बोलो अगर एक सीट है तो वो दिव्यांशी श्रीवास्तव को ही मिलेगी। उसके लिए तप करो, हवन करो, दोस्तों से मिलना बंद करो, माँ बाप के साथ बात करना बंद करो, नेटफ्लिक्स बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, सब कुछ बंद करो। बिकम द बेस्ट एट वॉट यू डू। सब लाल बहादुर शास्त्री जाओ, गेट के सामने खड़े होके आओ, वहां फील लेके आओ कि यार यहाँ पे आना है, उसकी फोटो लेके आओ, उसको बड़ा सा फ्रेम करवाओ अपने घर के सामने, अपने बेडरूम बेड के सामने, ताकि हमेशा वो सपना दिखता रहे। तो लोगों से बात करो, वो बिन देयर डन दैट। ह्यूमन माइंड क्या है दिव्यांशी, उम्र का कोई फर्क नहीं है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है रितेश अग्रवाल, ओयो 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 का फाउंडर है, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। ही इज 4 years younger to me, way more successful than I am। उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। जो आदमी जो सोच लेता है ना, जितना जल्दी सोच लेता है उसको वो मिल जाता है। ये ब्यूटीफुल पार्ट है ह्यूमंस का।
आप जो सोच लोगे आज वो आपको मिल जाए। इवोल्यूशन इज द न्यू कांस्टेंट, और जितना बड़ा सोचेंगे हम उतनी ही बड़ी कामयाबी भी होगी, इसलिए सोच बहुत जरूरी है। सर, आपकी बात करें तो यू हैव गॉट अ रिच एक्सपीरियंस एट अ वेरी अर्ली एज। आपकी क्या कोर लर्निंग्स हैं एंड व्हाट कैन बी योर स्टेप्स एंड सजेशंस टू एवरीबॉडी? I think the first one is do what you like. A lot of people ask me, how do you know what I like? Expose yourself early on to a lot of varied situations. जहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, किसी डॉक्टर ने कहा यार तू मेरे साथ कोविड में मेरी हेल्प कर दे, पीपी पहन के चले जाओ। किसी कहीं पे अगर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आ रही है, चले जाओ। एनजीओ की अपॉर्चुनिटी आ रही है, चले जाओ। लोगों को कोल्ड ईमेल करते रहो। बचपन में होने का बड़ा अच्छा एक एडवांटेज है, आपको है ना कोई शर्म नहीं होती, क्योंकि आपके पास कुछ होता ही नहीं। आज की डेट में है ना, पहले मैं है ना, कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है जिसको मैंने चिट्ठियां नहीं लिखी, मेरे को कोई शर्म ही नहीं आती थी जवाब ना आए। अब लिखता हूँ, थोड़ी शर्म आती है, क्योंकि थोड़ा बायस हो गया कि नहीं यार, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो तेरी तो बेइज्जती होगी रितेश। तो आप लोग एक ऐसे उस पे हो, ये मैं अपने आप में भी चेंज करना चाहता हूँ, बट आप लोग एक ऐसे उसमें हो जिसमें आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरे को ईमेल किया, मैं जवाब दूं तो बहुत अच्छा, नहीं दूं कोशिश तो की। तो आप ना सारे यंग लोगों को मैं यही कहता हूँ, एक्सपोज करो अपने आप को, आपको पता चल जाएगा। जितनी वेराइटी ऑफ चीज़ों से एक्सपोज करोगे उतना ज़्यादा आप आगे जाओगे। दुनिया में ना दोस्त कम बनाओ, अच्छे बनाओ, लंबे बनाओ। दोस्त आपका ना बहुत टाइम खा जाएंगे, कुछ ऐसे दोस्त खा जाएंगे जिनसे आपकी, जो आप कॉलेज में हो ना, उनसे आपका शायद लाइफ में उसके बाद बात ही ना हो। तो ओनली मेक फ्रेंड्स who are genuinely vested in your success and focus on your health and family. लाइफ में टाइम बड़ा शॉर्ट है, जितना भी समय है उस पर आप फोकस करो कि आप अपनी है ना हेल्थ और फैमिली को जितना ज़्यादा हो सके आप उस पर फोकस करो, और एट द सेम टाइम इंश्योर दैट आप एक अच्छे इंसान हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन दिस इंटरव्यू सेशन। बहुत सारी चीज़ों पे आपने चर्चा की, बहुत सारे रूट इश्यूज को भी बताया, और किस तरीके से एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना है वो भी सिखाया। थैंक यू सो मच सर, एंड वी विश यू अ ग्रेट हेल्थ।